14 जुलाई 1789। 1789, 14 जुलाई 1789 को पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। तो लगभग 7,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने, एक टाउन हॉल था, क्या था एक टाउन हॉल, टाउन हॉल। तो 7,000 मर्द और औरतों के साथ टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक जनसेना का गठन किया। किसका? जनसेना का फैसला लिया, जनसेना गठन करने का फैसला लिया। और हथियारों की खोज में जब कोई व्यक्ति निहत्थे हैं, कुछ हथियार तो है नहीं, और एकत्र हुए, टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन किया। तो हथियार की खोज में बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर लिया। देखो, जब कहीं सूखा पड़ जाता है या अभी कोरोना काल आया, कोरोना काल आया तो कोरोना काल में क्या हुआ, भूखमरी छा गई। तो लोग क्या है, भीख मांगने लगे। और ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि लोगों को मार काट करनी पड़े, किसी चीज को जबरन हथियाना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति भी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही परिस्थिति थी कि हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए और अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। कहा? ये बहुत बड़ा समूह पेरिस नगर, पेरिस नगर के पूर्वी भाग की तरफ निकल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। एक जेल है, कहां? पेरिस में। कौन सी जेल है? क्या नाम है उस जेल का? उस जेल का नाम है बास्तिल। बास्तिल जेल। बास्तिल जेल को क्या किया? बास्तिल जेल के किले में है ये जेल, और इस जेल को तोड़ डाला। यहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। यहां पर क्या थी? गोला बारूद मिलने की संभावना थी। और इस संभावना को जताते हुए जो ये इन्होंने संगठन बनाया था, ये संगठन पेरिस की ओर, पूर्वी ओर चला। और तो यहां पर इनको क्या मिली? जेल मिली। और जेल पे इन्होंने क्या कर दिया? दावा बोल दिया। क्यों? क्योंकि इनको संभावना थी कि इस जेल में क्या, बहुत सारा गोला बारूद मिलने की संभावना है। तो हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया। क्योंकि लड़ाई हुई तो बास्तिल का जो कमांडर था वह कमांडर मारा गया। लड़ाई बहुत जोरदार थी भाई, देखने में मजा आ जाता है ना। अभी पड़ोस, आस पड़ोस में लड़ाई हो जाए तो कितना मजा आता है देखने में, नहीं आता है ना मजा देखने में। तो बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। जो उस बास्तिल जेल में कैदी थे, जो इस जेल में कैदी को कैद करके रखा गया था, उन कैदियों को छुड़ा लिया गया। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। कितनी थी? 7। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। क्या था? लोग घृणा करते थे इस किले की जेल से। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इसमें रख रहे हैं शोरूम में। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। पाव रोटी होती ना, खाने वाला पाव रोटी, तो उसकी कीमतों का, क्योंकि कीमतें बढ़ रही थी तो उसका कीमतों का क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, देखो 1774 में, 1774
1774 में कौन हुए? बुर्बो। ये क्या है? राजवंश है। बुर्बो क्या है? ये राजवंश है। बुर्बो राजवंश के हुए लुई सोलवे। लुई सोलवे फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल कितनी थी? 20 साल थी। कितनी उम्र थी लुई सोलवे की? 20 वर्ष उम्र थी। केवल 20 वर्ष उम्र थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष को क्या किया? खाली पाया। जो उसने उसके समय में क्या हुआ? राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ जो है क्या है? अलग से था। फिजूल खर्ची का बोझ सिर पे अलग से था। लुई सोलवे के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में क्या करी? सहायता दी थी। और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज, लिब्रे क्या है? मुद्रा, कर्ज जुड़ गया, जबकि उससे पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। उससे पहले 2 अरब लिब्रे का क्या बोझ चढ़ा हुआ था कर्ज का। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। कितने? 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ाते जा रहे थे। कर्ज राज दरबार, सरकारी कार्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज ने 18वीं शताब्दी में क्या क्या देखो, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज ने क्या किया? फ्रांसीसी समाज ने इस समाज को क्या 3 स्टेट्स में बांटा। कितने? 3 स्टेट में बांटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। क्या था? सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए ही होता है। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। कितने प्रतिशत? पूरी आबादी में कितने? 90% किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। ये क्या था? विशेषाधिकार था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती वसूल कर सकते थे। क्या कर सकते थे? सामंती वसूल कर सकते थे। सामंती वसूली कर सकते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेत में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए क्या थे? बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा चर्च भी करों का एक हिस्सा क्या था? उसका नाम था टाइद। टाइद धार्मिक कर के रूप में वसूल करते थे। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में
प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है, जानते हैं आप? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। एक तो प्रत्यक्ष मतदान होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष मतदान किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष मतदान होता है जो जनता द्वारा नेता को चुना जाता है, वो हुआ प्रत्यक्ष मतदान। और जो वो नेता होता है, वो नेता जाके संसद में बैठता है और वह वोट करता है किसके लिए? अगले नेताओं के लिए, तो वो होता है अप्रत्यक्ष मतदान। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? आगे बढ़े। अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। भाई नमक रोज खाने में यूज होगा, तंबाकू रोज खाते हैं लोग? नहीं खाते, खाते हैं ना। तो रोजमर्रा की जो उपभोग की वस्तु होती उन पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से ही जनता वहन करती थी। जीने के लिए देखो संघर्ष करना पड़ा, जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। फ्रांस की अगर जनसंख्या की बात कर लें, फ्रांस की जनसंख्या, तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 1715 में कितनी थी? 2.3 करोड़, 2.3 करोड़ थी, जो 1789 तक जाते जाते कितनी हो गई? 2.8 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 2.8 करोड़ 1789 तक हो गई। परिणाम था अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या थे? पाव रोटी। और पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। अधिकतर कामगार जो थे क्या थे? मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। सबसे बड़ी क्या थी? उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। अमीर और गरीब की खाई क्या है? अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। मतलब कहने का इनमें अमीर और गरीब ज्यादा होने लगे। देखने लगे ना लोग कि ये अमीर है, ये गरीब है, तो इसकी खाई और चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती है जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। जब सूखा होता है तो क्या होता है? सूखा पड़ने से क्या होगा और ओले पड़ने से क्या हो सकता है? पैदावार गिर जाएगी, कृषि अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ओले से क्या है? फसल सारी नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ओले पड़ेंगे तो खराब हो जाएगी। अब आपके सिर पे कोई पत्थर मारे तो फूटेगा ना? नहीं, फूट जाएगा। कुछ टाइम के लिए पेन तो होगा ही, होगा ना। तो ओले के प्रकोप से या सूखा पड़ जाए, सूखा पड़ जाएगा तो पानी नहीं मिलेगा, नमी नहीं मिलेगी, नमी नहीं मिलेगी तो फसल बेकार हो जाएगी। तो इससे क्या होता था? देखो, रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। जब भी सूखा पड़ता था या ओले पड़ते थे तो रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजवंश के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। क्या थे? काफी आम थे। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत तक की क्या कल्पना की कि पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु इसके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। नए विचार के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। 18वीं सदी में क्या हुआ है? नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया मध्य वर्ग। क्या कहा गया? मध्य वर्ग। इस वर्ग को क्या कहा गया? मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। क्या की? संपत्ति अर्जित की। और ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे
खरीद लेते थे। जो समाज में समृद्ध लोग थे वो उसको खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा में वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। वकील जैसे पेशेवर लोग भी क्या थे? शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे। भाई वकील पढ़ा लिखा होगा, अनपढ़ तो कोई वकील बनेगा नहीं। वकील क्या होगा? पढ़ा लिखा होगा। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उनकी योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उनकी योग्यता होनी चाहिए। सामाजिक हैसियत का आधार उनकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक, क्या नाम है? जॉन लॉक ताला, है ना? खुल जाए बंद अकल का ताला, खाई के पान बनारस वाला। तो जॉन लॉक और जियो जॉक, जॉक देखिए आपने, सिंगाड़े तो खाए हैं। सिंगाड़े खाए? किसने किसने खाए सिंगाड़े? खाए हैं। देखो सिंगाड़े कहाँ होते हैं? जोड़े में होते हैं। क्या बोलेंगे उसको आसान भाषा में? तालाब। तालाब में सिंगाड़े की खेती की जाती है, ठीक है ना? तो उसमें क्या जोक होती है। आपने बरसात में भी देखी होगी, बरसात में जोक निकलती है ना, तो आप देखोगे जब वो चिपक जाती है ना तो खून चूस लेती है, और उस पर थोड़ा सा नमक डाल दो तो एकदम खत्म हो जाएगी। नमक डालने से क्या होगी? मर जाती है। आप समझ में आ गए जोक किसे कहते हैं? जिसको भी चिपकना है जोक की तरह चिपकना है ना? किसकी तरह चिपकना है? जोक की तरह चिपकना है। तो जॉन लॉक और जियो जॉक रूसो, इनका पूरा नाम क्या था? जियो जॉक रूसो। रूसो ये क्या थे? दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। इन्होंने क्या है? प्रस्तुति की थी अपने टू ट्रीटाइटेज ऑफ गवर्नमेंट के। लॉक ने क्या किया? देखो, राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन कर दिया। क्या कर दिया था इसने? खंडन कर दिया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों, इसके जनता और उसके प्रतिनिधि, तो जनता हुई और उसके प्रतिनिधि नेता के बीच में एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का क्या रखा? प्रस्ताव रखा। और लोज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, और तीसरा क्या था? बोलो। विधायिका, कार्यपालिका, और तीसरी क्या होती है? न्यायपालिका, जो न्याय करती है। क्या करती है? जो न्याय करती है, न्यायपालिका। न्यायपालिका, और न्यायपालिका क्या? स्वतंत्र होती है। क्या होती है बच्चों? न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, उस पर किसी बात का कोई दबाव नहीं होता। तो इन्होंने देखो क्या किया? इनके बीच सत्ता विभाजन की बात कही। क्या कही? सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों में ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस ने राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलोन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुई। कैसी हुई? बहसें कैसे चली? एकदम गर्मा गर्म, चटपटी, मसालेदार बहस हुआ करती थी, और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता था।
पुस्तकों में छापा जाता था, अखबारों में निकाला जाता था। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था। जोर से पढ़ने का कारण क्या था? ताकि जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग अनएजुकेटेड है, क्या है, अनपढ़ है, वो भी इनको सुन सके। तेज पढ़ने का कारण सिर्फ एक ही था कि जो व्यक्ति अनपढ़ है वो भी इनको क्या कर सके, वो भी बच्चों इनको सुन सके। कल से इधर बैठना, ठीक है, सामने, मेरे दिल के एकदम सामने। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत? ठीक। मुझे चलने की दिक्कत होती है ना, जगह कम रहती है। कल से उधर बैठना। तो अनपढ़ लोग भी क्या कर सकें, समझ सकें। और इसी समय लुईस सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। इसने क्या किया, फिर से कर बढ़ाने शुरू कर दिए। और जब कर बढ़ाने शुरू कर दिए तो इसकी खबर फैल गई। अब जब इसकी खबर फैल गई तो विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा और भड़क उठा। क्लियर हुई बात? नहीं समझ में आई? अब देखो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। अब क्या हुआ, जब भड़क उठा, जब लुईस सोल्वे ने क्या किया, दोबारा से कर बढ़ा दिए। दोबारा से कर बढ़ाए तो क्रांति हो गई। अब तो आर पार की हो गई लड़ाई। तो क्रांति कैसे हुई, इसको समझेगा हम कि क्रांति कैसे हुई। तो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? राम राम।